नमस्कार सभी छात्रों के लिए। आज हम इंस्पायर करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं और उसी का नाम है संख्याएं। क्या नाम है? संख्याएं। दूसरी बात यह है कि हमने अभी आज से ही आर्मी तथा स्टाफ सिलेक्शन के लिए नई बैच स्टार्ट की है और आज से ही उनके लेक्चर शुरू हो गए हैं। आज हमारा पहला दिन है, इसलिए आज हम मैथ का ही लेक्चर लेंगे और कल से तुम्हारे हिंदी में साइंस का और तथा मैथ का दोनों भी लेक्चर होते रहेंगे कंटिन्यूसली। दूसरी बात यह है कि यह बैच जो है खाली आर्मी तथा स्टाफ सिलेक्शन के लिए है। दूसरे मराठी मीडियम के बच्चों के लिए मराठी मीडियम की बैच अलग है। तो आज हम यह हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ये सेपरेटली नई बैच शुरू की है। तो आज पहला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वह है संख्याएं। संख्याएं मीन्स नंबर कहा जाता है उसे, नंबर। अब हमें मालूम होना चाहिए कि संख्याएं अंकों से बनती है। किससे बनती है? अंकों से। अंक इकट्ठा हो गए तो दो अंकों से दो अंकों की संख्या, तीन अंक आए तो तीन अंकों की संख्या, चार अंक आए तो चार अंकों की संख्या। इस प्रकार संख्याएं बनती है। अब अंक जो है इन्हें सबसे पहले चिन्ह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चिन्ह कहा जाता था। अब यह चिन्ह इसकी उत्पत्ति कब हुई इसके बारे में हमें मालूमात करनी चाहिए। कब से अंकों का जन्म हुआ है, कब से अंक हम गिनते हैं या फिर लिखते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ईस्वी सन पूर्व 3400 में एक मेसोपोटामिया नामक खगोल तज्ञ, गणित तज्ञ हुए थे, जिन्होंने 60 अंकों का इस्तेमाल करके 60 अंकों का इस्तेमाल करके षष्ठी दशांक पद्धति शुरू की थी, स्थापित की थी। षष्ठी क्योंकि इसमें 60 अंकों का इस्तेमाल था। लेकिन कुछ साल बाद इतने अंक हम ध्यान में नहीं रह सकते, बदल सकते हैं, चिन्ह का विपर्यास हो सकता है और इसी के कारण यहाँ पर ईस्वी सन पूर्व 3200 में उसमें चेंज हुआ और 10 अंकों का इस्तेमाल होने लगा। लिखने में 10 अंकों का इस्तेमाल होने लगा और इसी 10 अंकों से दशमान पद्धति का जन्म हुआ। दशमान पद्धति, दशमान, जिसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल सिस्टम, दशमान पद्धति जो आज तक है, हम आज भी वही अंकों का इस्तेमाल करते हैं। कौन से 10 अंक है वो तो लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इन 10 अंकों का इस्तेमाल करके, इसका यूज करके अब यहाँ पर अलग अलग संख्याएं बनाते हैं। फिर 2 अंक इकट्ठा हो गए, 2 अंकों की संख्या, जैसे 2 अंक इकट्ठा हो गए 2 अंकों की संख्या, 3 इकट्ठा हो गए 3 अंकों की, 4 अंक इकट्ठा हो गए 4 अंकों वाली संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या। इस प्रकार संख्याएं तैयार होती है। ऐसी संख्या का जन्म हुआ है, संख्या तैयार हुए या फिर संख्या का उत्पत्ति यहाँ पर हमें दिखाई देता है। आ रहा है समझ में? अब चलेंगे आगे। लिख लिया सभी ने? संख्याएं अंकों से बनती है। अंक को सबसे पहले चिन्ह कहा था। अब इस चिन्ह की उत्पत्ति कब हुई तो ईस्वी सन पूर्व 3400 में मेसोपोटामियम नामक शास्त्रज्ञ, खगोल तज्ञ, गणित तज्ञ थे, जिन्होंने 60 अंकों का इस्तेमाल करके षष्ठी दशांक पद्धति निर्माण की थी। अब उसके बाद इन 60 अंकों का जब हम निर्माण देखा तो उसमें हमें तकलीफ थी कि वह 60 अंक पूरे के पूरे ध्यान में कैसे रखेंगे, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, और उस पर फिर से
विचार विमर्श हुआ और ईस्वी सन पूर्व 3200 में 10 अंकों का इस्तेमाल होने लगा और इसी 10 अंक से दशमान पद्धति शुरू हो गई। दशमान मतलब दस और मान मतलब कीमत। 10 अंक जो अलग अलग है, मान है, कीमत है, वह अंक हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। पर इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके 2 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं, 4 अंकों की संख्याएं बनती हैं। चलेंगे आगे। अभी हम देखेंगे कि हाँ, ये जो संख्या है वह संख्या चिन्ह के प्रकार कितने हैं। जल्दी जल्दी लिखा करो। हम ज्यादातर जो देखते हैं संख्या चिन्हों के प्रकार, संख्या चिन्ह, अलग अलग प्रकार की संख्या चिन्ह होते हैं। अब हम अपनी पढ़ाई में 3 प्रकार के संख्या चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। एक होता है देवनागरी अंक तथा चिन्ह, दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय संख्या चिन्ह और तीसरा होता है रोमन संख्या चिन्ह। तीसरा होता है रोमन संख्या चिन्ह। देवनागरी अंक मतलब अपनी भाषा में जो अंक लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? देवनागरी अंक कहते हैं। फिर हमारी मातृभाषा मराठी है तो हम मराठी उसे क्या कहेंगे? देवनागरी अंक। अगर किसी की गुजराती हो, किसी की तमिल हो, तेलुगु हो, जो भी हो, उड़िया हो, अलग अलग जिनकी जो भी बोली भाषा होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? देवनागरी अंक कहते हैं। यह हमारे लिए देवनागरी अंक है और इसी का इस्तेमाल हम देवनागरी अंक में करते हैं। अब दूसरा है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब अनेक राष्ट्रों में जो अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। अनेक राष्ट्रों में अलग अलग जो भी राष्ट्र है उनमें जो भी अंकों का इस्तेमाल होता है उसे हम अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। और वह है अंग्रेजी। कौन सी है? अंग्रेजी लिपि में जो लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे अनंत तक लिखते हैं। इस प्रकार जो संख्या चिन्ह के प्रकार है वह है अंतरराष्ट्रीय, जो अलग अलग राष्ट्रों में इनका इस्तेमाल होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रों में जो भाषा चलती है। तीसरा था रोमन संख्या चिन्ह। रोमन संख्या चिन्ह आपको मालूम होना चाहिए। पोप का साम्राज्य जो था उन्होंने रोमन लिपि का इस्तेमाल किया था और अपने यहाँ पर भी किया था। तो वह 7 चिन्ह है I V X L C D M। इन 7 चिन्हों से उन्होंने अलग अलग बड़ी से बड़ी संख्या भी उन्होंने रोमन लिपि में लिखी थी। अब इसी प्रकार हम भी यहाँ पर रोमन चिन्ह का पढ़ाई और किस तरह से रोमन चिन्ह लिखे जाते हैं वो देखने वाले हैं। फिलहाल अभी संख्या के प्रकार देखेंगे, उसके बाद में रोमन चिन्ह देखेंगे। ये 7 चिन्ह थे, इन 7 चिन्हों के आधार पर रोमन संख्या बनती है। यह 10 अंक है। ये 10 अंकों के आधार पर हम जो अपनी लिपि है या फिर संख्या है वह संख्या लिखते हैं और जो मातृभाषा होती है वो मातृभाषा में लिखे जाने वाले को हम क्या कहते हैं? देवनागरी अंक कहते हैं। इन 3 चिन्हों का इस्तेमाल हम अपनी पढ़ाई में करते हैं। इसके अलावा कोई अलग सा अंक लिखते क्या? उर्दू का कोई पढ़ाई करने वाला है यहाँ पर? नहीं है। या फिर तमिल वाला है, तेलुगु वाला है? नहीं है। तो इसी 3 प्रकार का स्टडी हमें यहाँ पर करना है। चलेंगे आगे। आप संख्या का पहला प्रकार देखेंगे जो सबसे पहले तैयार हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? नैसर्गिक संख्या, और उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या है। किसे कहेंगे प्राकृत संख्या? सबसे पहले मानव गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, झाड़ियों में रहता था और वहीं पर अपना उदर निर्वाह का साधन उन्होंने बना लिया था। मतलब जंगल में रहना, अलग अलग प्राणियों की शिकार करना और उसी पर अपना जीवन गुजर जाना। अब इस तरह से वह जंगल में होता था
प्रकृति में होता था, जिसे हम निसर्ग कहते हैं, उस प्रकृति में यह सब चल रहा था और उसी में ही संख्या का जन्म हुआ है, उसीलिए उसे क्या नाम दिया गया है, प्राकृत संख्या। अब यह प्राकृत संख्या है, हम ऐसे कह सकते हैं प्रकृति से मिली हुई तथा व्यवहारों में दिखाई देने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी बात, अलग अलग किताबों में भी यह डेफिनेशन दी है कि जैसे कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यह संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक आएगा, अनंत तक। कहाँ तक लिखी जाती है यह संख्याएं, अनंत तक लिखी जाती है। दूसरी बात, ये सभी धनात्मक संख्याएं होती है। कैसी होती है, धनात्मक। इसका मतलब होता है सभी पॉजिटिव नंबर होती है। जिसके सामने प्लस चिन्ह होता है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, जिसके सामने माइनस चिन्ह होता है उसे हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। बराबर है। सभी धनात्मक संख्याएं होती है। दूसरी बात, इसका हम इनिशियल लेटर ने देखा। प्राकृत संख्या का इनिशियल लेटर होता है सबसे पहले n। जो अपने इंग्लिश में जो भी नाम लिखा जाता है उसका ही ज्यादातर जो फर्स्ट लेटर होता है वह उसका इनिशियल लेटर होता है। आ रहा है समझ में। दूसरी बात, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1, क्योंकि वह 1 से शुरू होता है, 1 से अनंत तक सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। तो लिखिए, ध्यान में रखेंगे, 1 + 2 3 4 5 6 कहाँ तक, अनंत तक, जिसे हम कहते हैं वह संख्या सभी क्या होती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि 1 से 50 तक कौन से अंक होते हैं या फिर कितने अंक होते हैं। 1 से 50 तक यहाँ पर लिखा देता है, देखो 1 2 3 4, यह 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी बार आते हैं, 15 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 15 बार आते हैं। 5 अंक कितनी बार आता है, 6 बार आता है। फिर 7 8 9 और 0 आ रहा है इसमें, कैमरे में 0 तक जो अंक होते हैं वह 5 बार आते हैं। कितनी बार, 5 बार। ठीक है। 1 से 4 तक 15 बार, 5 या 6 बार आता है। और ये अंक, कुल अंक कितने होते हैं, 50 तक कुल अंक कितने हैं, 91 अंक है। एक एक अंक अगर गिना हमने तो कितने आते हैं,
91। कुल संख्याओं का योग कितना है? 50 तक की सभी संख्या का योग कितना है? 1275। अब यही इसी के बारे में हम 1 से 100 तक भी कह सकते हैं। देखो 1 से 100 तक 0 अंक कितनी बार आता है? 11 बार आता है। कितनी बार? हाँ, 1 या अंक कितनी बार आता है? 21 बार आता है। और 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी के सभी कितनी बार आते हैं भाई? 20 बार आते हैं। कुल अंक कितने हैं? कुल अंक 192 और 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का कुल योग कितना होता है? 50 5050। ऐसे इसे हम 1 से 1000 तक भी देख सकते हैं। 1 से 1000 तक ये सबसे महत्वपूर्ण डाटा है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 1 से 1000 तक 0 कितनी बार आता है? 181 बार आता है। कितनी बार? हाँ, 1 कितनी बार आता है? 1 क्या होगा? 200 नहीं 301 बार आता है। कितनी बार? और 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुल अंक कितनी बार आते हैं? 300 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 300 बार बराबर 192 192 बार आता है। 1 301 बार आता है और 2 से 9 तक के सभी अंक 300। कुल अंक कितने होते हैं? 1 से 1000 तक कुल अंक 2893 और उनका योग ध्यान में रखो 500 मतलब 5,05,000। ओके, यह हुआ तुम्हारा प्राकृत संख्या। देख लीजिए 1 से 50 तक देखा हमने। 1 2 3 4 फिर कितनी बार आते हैं? 15 बार आते हैं। 5 कितनी बार आता है? 6 बार। 7 8 9 0 ये कितनी बार आते हैं? 5 बार। कुल अंक कितने यहाँ पर? 100 तक 91 और कुल अंकों का यानी कुल संख्याओं का योग है, कुल अंकों का नहीं, संख्याओं का 1275। इधर हमने 1 से 100 तक देखा। 1 से 100 तक 0 कितनी बार आता है? 11 बार आता है। 1 कितनी बार आता है? 21 बार आता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुल अंक कितने? 20 बार आते हैं। कितनी बार? 20 बार। कुल अंक कितने यहाँ पर? 192 और कुल योग कितना है यहाँ पर? 50 50 अब यही हमने 1000 तक देखा। यहाँ पर 1 से 1000 तक तो 0 कितनी बार आता है? 192 बार आता है। 1 कितनी बार आता है? 301 बार आता है। 301 और 2 से 9 तक पूरे अंक कितनी बार आते हैं? 300 बार आते हैं। कुल अंक यहाँ पर कितने? 2893 और उनका योग है 500। इनका योग है 1275, इनका योग है 50। ये हमें डिटेल में ये सभी प्राकृत संख्या के बारे में डिटेल मालूमात होनी चाहिए। चलिए आगे बताओ। अब दूसरा संख्या का प्रकार देखेंगे। पूर्ण संख्या है जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्या है। बस इसमें इस संख्याओं में सभी प्राकृत संख्या ही आती है, थोड़ा सा फर्क है। देखो उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। शून्य तथा सभी
प्राकृत संख्याओं, शून्य तथा सभी प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। मतलब हमें मालूम था कि जो हमारी नैसर्गिक यानी प्राकृत संख्या जो भी है वह कौन है? 1 2 3 4 कहां तक है? कौन? प्राकृत संख्या। अब इसमें जीरो जो आगे आता था 10 में 20 में 30 में वह किसी संख्या के साथ आता था, वह स्वतंत्र रीत्या नहीं आता था। लेकिन मेरे पास अगर 10 पेन है, मैंने 10 के 10 पेन बांट दिए तो मेरे पास कितने बचे? कुछ भी नहीं। लेकिन जीरो लिखना मना था, जीरो स्वतंत्र लिखना मना था क्योंकि वह खाली संख्याओं के साथ आता था। अब संख्याओं के साथ आने के कारण उसे सेपरेटली लिखना भी जरूरी हुआ और स्वतंत्र लिखने के लिए यहाँ पर शून्य का स्वतंत्र इस्तेमाल होने लगा। अब 0 1 2 3 4 और अनंत तक सभी संख्याएं क्या कहने लगे हम? पूर्ण संख्या। इस 0 को यानी शून्य को स्वतंत्र अस्तित्व किसने दिया रे? स्वतंत्र अस्तित्व किन्होंने दिया मालूम है? आर्यभट्ट। किन्होंने दिया? हाँ, जो हमारे खगोल तज्ञ है, गणित तज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्होंने स्वतंत्र अस्तित्व दिया। हाँ, अगर हमें पूछा जाए कि शून्य की खोज किसने की है, शून्य की खोज किसने की है, खोज, तो हम बता दें क्या नाम है उनका? हाँ, पिंगला ऋषि, जिन्होंने प्राचीन संस्कृत लिपि जो थी, प्राचीन संस्कृत में पांडुलिपि थी, पांडुलिपि, कौन सी लिपि थी? उस पांडुलिपि में जो चिन्ह इस तरह से दिखाई दिया था, उन्हें जो चिन्ह दिखाई दिया था उस चिन्ह को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? शून्य कहा। क्या कहा उन्होंने? शून्य कहा। जो गोल दिखाई दे रहा था उसे उन्होंने शून्य कहा और तब से शून्य को, शून्य की खोज हो गई और शून्य यहाँ पर स्वतंत्र रीत्या इस्तेमाल भी होने लगा। इसे कहते हैं हम पूर्ण संख्या। बस पूर्ण संख्या में ज्यादा कुछ नहीं, सभी प्राकृत संख्या ही आती है, 1 2 3 4 यही आता है। चलेंगे आगे, ये हुआ तुम्हारा पूर्ण संख्या है। जाएंगे आगे, चलो बिठा दो। तीसरा प्रकार लिखेंगे हम, संख्या का तीसरा प्रकार है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। और इसका इनिशियल लेटर, इसका इनिशियल लेटर है आई तथा जेड, दोनों भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्यादातर आई लिखा जाता है लेकिन जेड भी इनके लिए ही होता है। क्या है इन संख्याओं में, क्या डेफिनेशन बताते हैं इसकी? अभी इसके पहले हमने दो संख्या के प्रकार देखे, कौन से? सभी प्राकृत संख्या और शून्य की खोज किन्होंने की? आर्यभट्ट ने, तो वह शून्य भी आएगा। सभी प्राकृत संख्या, शून्य इसमें है क्या? सेपरेटली है क्या? नहीं, वो अलग अलग संख्याओं के साथ है लेकिन सेपरेट था नहीं। फिर सभी प्राकृत संख्याएं शून्य तथा अब इनके अलावा इसके पास कुछ तो भी है, क्या है? सभी ऋणात्मक संख्याएं। क्या है? सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है।
सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। देखो, लेकिन यहाँ पर हम 0, 1, 2, 3 अनंत तक, कहाँ तक? अनंत तक। और 0 से भी छोटी संख्या जो बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक। -1, -2, -3 कहाँ तक? ये भी अनंत तक निगेटिव। तो 0 से छोटी छोटी होती जाती है उसे निगेटिव नंबर कहते हैं, और जो पॉजिटिव नंबर होती है उसे प्राप्त, जो 0 से बड़ी होती है, प्लस प्लस प्लस। तो इसे हम क्या कहते हैं? हाँ, सभी धनात्मक। यहाँ से अनंत तक जो लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? बराबर, इनके सामने ऋणात्मक का साइन होता है, ऋणात्मक। अब इसे क्या कहेंगे? धनात्मक कहेंगे या ऋणात्मक? धनात्मक कहेंगे या ऋणात्मक? 0 ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक। वह ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। कैसा है वह स्वतंत्र है। ऐसा है भाई, स्वतंत्र है, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, वह स्वतंत्र है। सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा 0 क्या कहते हैं? दूसरी बात, अब देखो, सबसे बड़ी धनात्मक, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताते? नहीं बता सकते। सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटा छोटा होते जा रहा, सबसे छोटी नहीं बता सकते। सबसे छोटी बता सकते? कैसे बताएंगे? सबसे बड़ी बताएंगे? नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन एक बता सकते हैं, सबसे बड़ी। हाँ, अब बताओ कौन है? -1 है, ऋणात्मक बोला ना, तो -1 लिखो। क्या कहेंगे? कौन? लेकिन सबसे बड़ी, वो भी सबसे छोटी नहीं, सबसे बड़ी। इधर बड़ी होती है, अपने दाहिने हाथ में बड़ी संख्या और बाएं हाथ में छोटी संख्या होती है। दूसरा बड़ा पॉइंट, सबसे छोटी धनात्मक। बोलो, ये जो धनात्मक है इधर बड़ी होती है तो इधर छोटी, तो सबसे छोटी कौन है? और लिखा तो भी प्लस है, नहीं लिखा तो भी प्लस। समझ में आ रहा? इसे क्या कहेंगे हम? पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। ठीक है, लिखा सभी ने? यहां पर हमारी 3 कंडीशन सॉल्व होती है। देखो, पूर्णांक का योग पूर्णांक ही होता है। दो पूर्णांक संख्याओं का योग करो, वो पूर्णांक ही होगा। तुम दो पूर्णांकों का घटा करो तो भी वह क्या होगा? हाँ, नेगेटिव भी उत्तर है, नेगेटिव भी उत्तर आता है। जैसे 5 में से 3 गया तो 2 बचेंगे, वो भी इसमें है। लेकिन अगर हमने 3 में से 5 निकाले तो अभी -2 बचेंगे। 3 में से तो नहीं जाता, 5 में से 3 गए, 2 बचे, माइनस बचे तो फिर माइनस क्या इसमें नहीं है? मतलब पूर्णांकों का घटा भी पूर्णांक ही होता है। और तीसरा पॉइंट इसमें कंप्लीट हुआ है, पूर्णांकों का गुणनफल भी क्या होता है रे? पूर्णांक ही होता है। ध्यान में रखो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो पूर्णांकों का योग पूर्णांक, तो पूर्णांकों का घटा पूर्णांक होता है, तो पूर्णांकों का
गुणनफल पूर्णांक संख्या ही होता है। चलेंगे आगे, इसे कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। चलो आगे मिटा दूं। चलो अब देखेंगे हम भिन्न। आगे वाला प्रकार है भिन्न संख्या। भिन्न जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? फ्रैक्शन। लिखेंगे, देखो फ्रैक्शन यानी अपूर्ण, दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं? अपूर्ण संख्या। मतलब जो संख्या पूर्ण नहीं है, 3.5, 4.25, 4.25, 5.5, 6.25, 3.2 और 5, 8.7 और 9, इस प्रकार की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? हम भिन्न कहते हैं। मतलब जो अपूर्ण होती है, कंप्लीट नहीं होती, उसे हम भिन्न कहते हैं। इस भिन्न को दो तरीके से लिखा जाता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। कौन से दो प्रकार होते हैं? एक होता है साधारण भिन्न। क्या होता है? साधारण भिन्न। हाँ, साधारण भिन्न। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, और इसे वल्गर फ्रैक्शन कहा जाता है। वल्गर फ्रैक्शन और दशमलव भिन्न। अब साधारण भिन्न किसे कहते हैं भाई लोग? जो अंश और हर के रूप में लिखे जाते हैं। 8/9, 5/3, इस प्रकार जो संख्या होती है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। 8 बटा हर, 5 बटा हर 3, 3/4 इसे भी कहते हैं, और 3 हर 4, 8 हर 9, 5 हर 3, इसे भी फ्रैक्शन ही कहा जाता है। और वो साधारण भिन्न होता है। क्या होता है? साधारण भिन्न। अब दूसरी बात, दशमलव भिन्न, जिसमें दशमलव दिखाई देता है, पॉइंट आता है, उन सभी संख्या को हम क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न। कल हमने मराठी के लेक्चर में देखा था दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न का योग, गुना, बटा, देखा नहीं क्या? भागफल, अभी वही चल रहा है हिंदी में भी, लेकिन हम यहाँ पर खाली संख्याओं के प्रकार देख रहे हैं। तो दशमलव भिन्न जिसमें संख्याओं का दशमलव दिखाई देता है। अब यहाँ पर पॉइंट आया, देखो 0.8754, इस प्रकार जो संख्या लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। अब इन साधारण भिन्न के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, समतुल्य भिन्न, इत्यादि अनेक है, लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल इतने ही देखेंगे। अब उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसका हर बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है? हर। उल्टा होता है ये, जिसका हर बड़ा हो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। 8 हर 9, 3 हर 5, 7 हर 11, इस प्रकार। अनुचित मतलब जिसका अंश बड़ा होता है। 9 हर 8, 5 हर 3, 11 हर 7। यह हमारा उल्टा तो नहीं होगा? होगा तो नहीं, सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम। देख लेते, यही है, कुछ बदलाव नहीं उसमें। बराबर। उचित मतलब हर बड़ा और अनुचित मतलब अंश बड़ा, एकदम सही है। आप मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? जो अनुचित भिन्न होता है उसे तोड़ने का काम करता है। जैसे कि अब यहाँ पर 3 से भाग जाता है 5 को, तो जितना जाए उतना देते हैं। 3 एका 3, बचे कितने उसमें? 2, और ये 3 लिख दो। मतलब ये पूर्ण हो गया और यह अपूर्ण। पूर्ण और अपूर्ण बनाकर क्या बनता है? मिश्र भिन्न। फिर हम लिख सकते हैं 8/8.3 हर 7, 10.5 या फिर 18/21, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं अलग अलग प्रकार से, उसे मिश्र भिन्न कहा जाता है। और एक समतुल्य भिन्न होता है। समतुल्य मतलब जिसका मूल्य समान हो, जैसे
2/3, 4/6, 6/9। ये दिखने में अलग अलग है, दिखने में अलग अलग है, लेकिन इनका जो मूल्य जो होता है, बेसिक मूल्य जो होता है वह समान होता है। जैसे अगर मैंने इसे छोटा किया रे, तो 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 3 6 और 3 3 9। 2 3 गलत हो रहा क्या, 3 से जाएगा, 3 दूना 6 और 3 3 9, इस प्रकार। अब ये 2/3 है, ये 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो इनका मूल्य कैसा हुआ, समान। लेकिन दिखने में कैसे थे, अलग अलग थे ना ये दिखने में, 2 और 3, 4 और 6, 6 और 9, लेकिन उसका मूल रूप है, बेसिक फॉर्म, वह कैसा है, समान। इसलिए उसे क्या कहते हैं, समतुल्य भिन्न। बाद में इस दशमलव की तरफ जाएंगे। इसे भी दो प्रकार से लिखा जाता है। कौन से दो प्रकार होते हैं, एक होता है शांत दशमलव भिन्न और एक होता है अशांत दशमलव भिन्न। बस लिखने के दो तरीके हैं इस प्रकार से। अगर कोई संख्या, अगर हम कुछ उसका जवाब कुछ अंकों के बाद खत्म होता है, 0 आता है, बैलेंस कितना आता है, 0, शेष 0.312, उसके आगे कुछ नहीं होता, 0 बैलेंस हो जाता है, यानी उसका शेषफल 0 आता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न। और अशांत दशमलव भिन्न का मतलब होता है जो संख्याएं अनंत तक चलती है, 8.7777777 चालू रहता है, लेकिन 8 1.32 8 1 7 5 4 3 2 0 0 1 2 8 7 5, इस प्रकार जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, हम अशांत दशमलव भिन्न। अब इन अशांत दशमलव भिन्न के फिर से दो प्रकार होते हैं। एक होता है पुनरावर्त अशांत दशमलव भिन्न और दूसरा होता है अपुनरावर्त अशांत दशमलव भिन्न। पुनरावर्त अशांत दशमलव भिन्न किसे कहेंगे, जिसका जवाब दशमलव के बाद पुनरावर्त होता है, रिपीट 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 रिपीट, वही अंक आता है कि नहीं, 11.3131313 इस प्रकार, 8.9 7 1 9 7 1 9 7 1, कितने भी अंक आते, दो दो अंक, तीन तीन अंकों का योग क्रमशः आना, उसे हम क्या कहते हैं, पुनरावर्त अशांत दशमलव भिन्न। अब अपुनरावर्त अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है, फिर इसमें पुनरावर्त नहीं होता, लेकिन वो भी क्या है, अशांत है, मतलब पॉइंट के बाद कुछ भी अंक आते हैं। इस प्रकार कौन से भी अंक आते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपुनरावर्त अशांत दशमलव भिन्न। अब इस पुनरावर्त के फिर से दो प्रकार होते हैं, लिखते हैं, दिखाई दे रहा है। एक होता है शुद्ध पुनरावर्त और एक होता है मिश्र पुनरावर्त। अब शुद्ध और मिश्र में थोड़ा फर्क है, दोनों भी किसके प्रकार है, पुनरावर्त के। तो फिर इसे क्या कहेंगे बताओ, 0.111111, 8.7171717, 9.832832832, इस प्रकार। अब मिश्र में थोड़ा सा चेंज, अब तुम ध्यान में रखो, 1.238888888 अनंत तक है कि नहीं, 9199757575 इस प्रकार, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अगर शुद्ध पुनरावर्त में देखा जाए तो दशमलव के बाद के सभी अंक बार बार आते हैं,
दशमलव के बाद के सभी अंक बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद कुछ अंक छोड़कर, 1-2 अंक छोड़कर बाकी सभी अंक फिर से क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। लेकिन दशमलव के बाद सभी के सभी अंक नहीं होते हैं, कुछ अंक छोड़ने के बाद बाकी सभी अंक पुनरावृत होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र पुनरावर्त। और दशमलव के बाद सभी के सभी पुनरावर्त होते हैं, तो उसे कहते हैं शुद्ध पुनरावर्त। ये दोनों प्रकार किसके हैं, पुनरावर्त, अशांत दशमलव, भिन्न। ये तुम्हारे भिन्न के 2 प्रकार, एक साधारण भिन्न और एक दशमलव भिन्न। अब इसके बारे में हमें जानकारी ज्यादातर मिलनी है, कहाँ पर मिलानी है, जब उनकी हम क्रियाएं देखेंगे। भिन्न की, साधारण भिन्न का योग, घटा, गुणनफल, भागफल, आरोह क्रम, अवरोह क्रम सभी, तो उस संख्या के क्रियाओं में जो भी टॉपिक अपना आगे रहेगा उसमें हम डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल हमने क्या देखे उसके अलग अलग प्रकार। ठीक है, चलना है आगे। कितने मिनट? देखो, अब हमें 2 प्रकार देखने हैं लास्ट वाले। एक होता है परिमेय संख्याएं और दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है रैशनल नंबर्स, और इसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। किसे कहेंगे परिमेय संख्याएं? वैसे तो आपको किताबों में बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन है। P छेद Q में लिखे जाने वाली सभी पूर्णांक संख्याएं तथा Q इज इक्वल्स टू नॉट 0, Q की जगह 0 ना आए तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये लिखने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आता कि किसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन मगर अपन ने एक अलग सी डेफिनेशन उसकी बनाई। कौन सी डेफिनेशन है? सभी अपुनरावर्त अशांत दशमलव भिन्न छोड़कर, क्या कहा, सभी अपुनरावर्त अशांत दशमलव भिन्न छोड़कर बाकी बचे सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी अपुनरावर्त अशांत दशमलव भिन्न छोड़कर सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? हाँ, परिमेय संख्या। फिर अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे रे? इसका इनिशियल लेटर होता है क्यू सी और क्यू डैश, इस प्रकार, और इसका इनिशियल लेटर है क्यू, ध्यान में रखो। अब अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो बस सभी अपुनरावर्त अशांत दशमलव भिन्न को अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी अपुनरावर्त अशांत दशमलव भिन्न को अपरिमेय कहते हैं। मतलब शॉर्टकट में लिखते हैं, पॉइंट के बाद कुछ भी
आता है तो उसे हम क्या कहेंगे रे? अपरिमेय संख्या। पॉइंट के बाद कुछ भी आता रहता है, गट ग्रुप नहीं आता तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और दूसरा, जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता उन्हें भी क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या। उदाहरण के तौर पर लिख देता हूं, कौन कौन नहीं आता। देखो 8.1 2 3 8 7 5 4 3 2 1 0 0 1 8 7 9 5 4 कुछ भी आता रहता है अनंत तक। और दूसरा, वर्गमूल में 5, वर्गमूल में 10, वर्गमूल में 20, इनका जवाब निकलता है के बाद ये किसी के वर्ग डायरेक्टली बता सकते कि हम नहीं बता सकते, और जिनका वर्ग हम डायरेक्टली नहीं बता सकते तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब इनका भी वर्गमूल निकाला जाता है, वह हम 8वीं कक्षा में पढ़े हैं, इन संख्याओं का वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर देखने के लिए इनका वर्गमूल नहीं निकलता, ऐसा ही कहेंगे। और इधर ये दोनों छोड़कर ये दोनों संख्याओं के प्रकार छोड़कर बाकी सभी क्या रहेंगे? परिमेय संख्या। फिर उदाहरण के तौर पर लिख देता हूँ। देखो 1 0 -3 3 और 4 9 और 5 1.2 और 3 8.75 9.1111 7 1.1977 इस प्रकार की सभी संख्याओं को, जो भी हमने आप पहले से देखी प्राकृत संख्या से, वह सभी संख्याओं को मिलाकर क्या बनता है? अपना परिमेय संख्या। खाली इन दोनों को छोड़कर, कौन से दो? पॉइंट के बाद कुछ भी, और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं आता, यह छोड़कर खाली यह 2 पॉइंट छोड़ दो। मैं बताता हूँ, परिमेय और अपरिमेय में कोई भी फर्क बताता नहीं है। समझ में नहीं आता है परिमेय किसे कहेंगे, अपरिमेय किसे कहेंगे, लेकिन तुम ध्यान में रखो, अपरिमेय में खाली यह 2 पॉइंट छोड़कर बाकी बचे शेष सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। बस इन 2 पॉइंट को छोड़कर। पहला पॉइंट कौन सा है अपना? पॉइंट के बाद कुछ भी आता है और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे कि ये, और ये पॉइंट के बाद कुछ भी। बाकी शेष सभी संख्याओं को, जो आवर्त है, पुनरावर्त है, माइनस ए प्लस ए, फ्रैक्शन है, साधारण दशमलव भिन्न है, मिश्र भिन्न है, समतुल्य है, जो भी है, उन सभी को मिलाकर क्या बनती है? परिमेय संख्या बनती है। सिंपल सा जवाब था। अब लास्ट वाला पॉइंट है, इसमें लिख लेते हैं। लिखा, चलो आगे। लिख लो पॉइंट। वास्तव संख्या है, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर, वास्तव संख्या। बस ये एक ही काम करता है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तव संख्या कहते हैं। क्योंकि हमने देखा परिमेय और अपरिमेय में सभी संख्याओं के प्रकार आते हैं, सभी परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय और अपरिमेय को भी इकट्ठा करने वाला एक है, जो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तव संख्या। फादर ऑफ ऑल नंबर्स कहते हैं उसे, सभी संख्याओं का पप्पा, क्योंकि इसमें सभी संख्याएं आती है। समझ में आ रहा? तो हम इसे वास्तविक रूप में एक चार्ट में बता सकते हैं, जैसे कि एक वास्तव संख्या है, इसके 2 भिन्न प्रकार हैं। एक होता है परिमेय और दूसरा होता है
अपरिमेय, इस परिमेय के अलग अलग प्रकार है। क्या होते हैं? सॉरी, ठीक है, चल रहा है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, बाद में और क्या कहेंगे? अभिभिन्न, भिन्न में अलग अलग प्रकार है, बराबर है। तो भिन्न में कौन होता है? साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न। इस प्रकार पूर्णांक संख्या में दो प्रकार होते हैं, एक होता है धनात्मक, दिखता है कि बोल एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण, प्राकृत, पूर्ण, भिन्न, साधारण, दशमलव भिन्न, ऋणात्मक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय में कौन होता है? अपुनरावर्त, अशांत दशमलव भिन्न। इस प्रकार यह चार्ट बनाया जाता है, संख्याओं के अलग अलग प्रकार हमें दिखाई देते हैं। आ रहे समझ में? ये हो गया हमारे संख्याओं के मुख्य प्रकार। ज्यादातर इस पर ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन हमें संख्याओं की जो अलग अलग प्रकार है वह पूरी डिटेल में मालूमात होनी चाहिए। अब ये संख्याओं के मुख्य प्रकार है, इसके अलावा हम कोई संख्या के अलग अलग संख्याओं के प्रकार नहीं देखते। अब जो भी संख्या के प्रकार हम आगे देखेंगे वह सभी इन्हीं के आधारों पर चलती है। जैसे इनमें से ही कुछ संख्या सम बनती है, कुछ विषम बनती है, कुछ अभाज्य बनती है, कुछ प्राकृत त्रिकोणीय संख्याएं बनती है, कुछ परंपरागत संख्याएं बनती है, कोई भूमिति मध्य बनती है। इस प्रकार के अलग अलग संख्याओं के प्रकार है, लेकिन ये संख्या के मुख्य प्रकार है और इसी के आधार पर वह अलग अलग होते हैं। अब ये हुए हमारे मुख्य प्रकार। अब जो भी है उप प्रकार यानी संख्याओं के आधारित उप प्रकार वह हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, फिर रुकते यहाँ पर। थैंक यू। लिख लिया आपने?